सबसे पहली जो हिकमत को बदनाम करने का बाइस है, अतायत बहुत ज्यादा है। ये डिग्री है क्या? नेचुरोपैथी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता, वो हकीम बन जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर भी अताई डॉक्टर होते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। हकीम पकड़े क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। एक हकीम साहब हैं, उनको अगर आप कहते हैं जी आपकी मेडिसिन में स्टीरॉइड निकल आई है, अब केस कोर्ट में जाता है, वहां पे वो बड़ी आसानी से बच जाएंगे। वो कहेंगे जी मैंने तो गाजर के बीज डाले। अब यहाँ पे मशीन ये नहीं बताएगी कि ये नेचुरल स्टीरॉइड थी या कि फिर आपने स्टीरॉइड गाजर के बीजों वाली डाली है। पंसारी भी आधा हकीम होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिकमत की दवाई खाना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि यार हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट ना आ जाए। आप लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादी के ऊपर लगाते हैं। एक 500 रुपए का टेस्ट होता है, क्या हमें वो नहीं करवाना? सबसे ज्यादा शादी के बाद जो पिसता है ना, औरत है। ऐसी औरतें फिर जहालत की वजह से बेचारी क्या करें, वो या तो आमिल बाबों के पास जाती हैं, तो या फिर चोरी छुपे वो ऐसे हकीमों के पास जाती हैं, फिर ऐसी दवाइयाँ लेती हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जो स्टीरॉइड भी यूज करते हैं, केमिकल्स भी यूज करते हैं। ये हकीम जो होते हैं अक्सर पाकिस्तान की दीवारें वल्गर इश्तिहारों के साथ। मसला ये है सबसे बड़ा कि जो हमारी पब्लिक है ना, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेगी तो वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं अपना, वो करते जाएंगे। हमारे जो हकीम है वो जुबान देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अंदाजा है या तजर्बा है? तो अच्छी तशखीस जो है ना, वो आपकी बुनियाद बनती है अच्छे इलाज की। पाकिस्तानी ये वहाँ बेचारे पहले ही बिजली के बिल नहीं दे सकते, और रही सही कसर, ये हमारे जो डॉक्टर अपनी कमीशन के लिए 10 टेस्ट लिखते हैं। मोटा शख्स है जिसका वेट जो है वो 90 किलो से 80 किलो से ज्यादा है, उसे क्या डाइट प्लान लेना चाहिए? असल में जो सेहत का ताल्लुक है वो आपकी डाइट प्लान के ऊपर है। बजाय इसके कि आप आंखें बंद करके बस वेट कम कर रहे हो, फाके कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। जितनी मुश्किल के साथ या जितनी रिसर्च के बाद हम बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं या कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, क्या उतनी मेहनत के साथ कभी हमने उसका ब्रेकफास्ट के ऊपर तवज्जो दी है? अभी बच्चे की उम्र 5 साल होती है तो माँ कहती है हकीम साहब बच्चा मोटा होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि सेहतमंद होना चाहिए या मोटा? वो कहते हैं जी नहीं, मोटा कर दें, सेहतमंद खुद ही हो जाएगा। वो बच्चा अगर सामने वाला थोड़ा सा मोटा है तो मेरा शायद उससे मोटा हो, कंपटीशन करते हैं। किसी शख्स को कैसे पता चलेगा दिल को उसके कोई अटैक आने वाला है? अभी बदकिस्मती से पिछले 25 साल से डॉक्टर्स ने हमें गुड फैट से भी दूर कर दिया। 25-30 साल पहले से डॉक्टर्स ने मना करना शुरू कर दिया, आप देसी घी ना खाएं, अंडा खाएं और जर्दी निकाल दें, दूध पिए तो मलाई उतार दें। क्यों हुआ है? पहले जो रिसर्च थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दिल के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो बनते ही कोलेस्ट्रॉल। अब ये रिसर्च कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी यूरोप के अंदर। वहाँ का जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे और उनके लाइफस्टाइल में फर्क है। वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो ग्लूकोज से बनता था, वहाँ बेकरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो पीछे 25-30 साल पहले के लोग थे वो नाश्ता करते थे पाए का, हलवा पूरियां और मकई की रोटी, साग, ऊपर तड़का। अब यहाँ के जो लोग थे 25-30 साल पहले, उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, उनकी हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा थी। अगर ये कोलेस्ट्रॉल खाते थे तो ये कोलेस्ट्रॉल को बकायदा डाइजेस्ट करते थे, बर्न करते थे। ये गुड और फैट का भी एक ड्रामा है। HDL गुड फैट है और LDL बैड फैट है, लेकिन बैड फैट के भी बहुत सारे फायदे रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये 300 प्लस में जाके नुकसान करता है। लेकिन आज आप कार्डियोलॉजी में जाके देखें, हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट आते हैं ना, उनको तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, तो फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी वजह पिछले 25 साल से आपने आधी पाकिस्तान की आबादी को कुकिंग ऑयल पे शिफ्ट किया हुआ है। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है इस टाइम, आप उन लोगों को देख लें, वो मुख्तलिफ डिजीज से जल्दी मरेंगे, हार्ट अटैक से मरे ना मरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एक न्यूज़ ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट खावर बुखारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मतलब उस्मानी से हकीम साहब मौजूद हैं जो कि हिकमत के ऊपर बात करते हैं। हिकमत एक कदीम तरीन पेशा है और जो ओरिजिनल हकीम है, जो विरासत लेके चल रहे हैं अपने बुजुर्गों की, वो नब्ज़ पकड़ के बता देते हैं कि बंदे को बीमारी क्या है, उसका मसला क्या है और उसकी बीमारी कितनी खतरनाक है। तो हिकमत जो है वो बदनाम क्यों होती जा रही है? लोगों का एतमाद क्यों उठता जा रहा है? हिकमत किन किन बीमारियों का इलाज कर सकती है? जदीद मेडिकल साइंस और हिकमत कैसे एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं और कैसे ये एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी हैं? आइए जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो उस्मानी साहब, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वक्त निकाला। बताइएगा, सबसे पहले मैं इस पॉडकास्ट को आसान करने के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, इसको नेचुरली एक जेनेरिक लेके चलना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि हिकमत होती क्या है
और हिकमत कितना पुराना पेशा है? खावर भाई, हिकमत जो है, तिब्ब यूनानी जो है, ये तकरीबन इंसान की पैदाइश से लेके आज तक अपने अरूज ज़वाल के मराहिल से गुजरी है। लेकिन हिकमत को बदनाम करने के अंदर ख़ुद हकीमों का बहुत ज़्यादा किरदार है। हुँ, उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर जो हिकमत है, उसकी जो तालीम है, वो कम होने की वजह से प्रैक्टिकल के अंदर लोग ज़्यादा आ गए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर या हमारे माशरे के अंदर, जो कि हम शायद इंटरव्यू के दौरान लाइव नहीं कर सकते बात, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको गलत साइड के ऊपर ले गए। लेकिन हिकमत बज़ाहिर एक बहुत अच्छा शोबा था। लेकिन इसको बदनाम करने के अंदर सबसे ज़्यादा जो किरदार है, वो खुद बहुत सारे हकीमों ने किरदार अदा किया। तशख़ीस इसके अंदर सबसे पहला मरहला है। जिस तरह एलोपैथिक साइंस या मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें कि वो मशीनरी के ज़रिए ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद डायग्नोस करते हैं, तो हिकमत के अंदर नब्ज़ शनासी एक बेहतरीन इल्म है। हुँ, लेकिन नब्ज़ शनासी के ज़रिए तशख़ीस करने के अमल को तकरीबन 50 साल से लोगों ने तर्क कर दिया है। अब लोग शॉर्टकट मारते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि पेशेंट की जब तक आप तशख़ीस मुकम्मल नहीं करेंगे, आप उसकी बीमारी तक नहीं पहुँच पाते। हकीम की पहचान ही ये थी कि वो नब्ज़ पकड़ता था, बिल्कुल। नब्ज़ चेक करता था। हाँ ये जी। आप कह रहे हैं कि छोड़ दिया अब? ये तर्क करते जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो 3 किस्म का है। अगर आपके घर के अंदर 3 बच्चे हैं, एक कैम्ब्रिज के अंदर पढ़ रहा है, एक उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। हमारा जो सिलेबस है हिकमत का या तिब्ब यूनानी का जो सिलेबस है, वो फ़ारसी और अरबी के अंदर था। हुँ, ट्रांसलेट हुआ अब करशी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जाएँ तो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का कोर्स करवा रहे हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले भी करवा रहे हैं। एफएससी के बाद जो बच्चे आते हैं हिकमत के अंदर, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर आते हैं, वहाँ पे जितनी भी हिकमत का सिलेबस है, वो सारे का सारा फ़ारसी और अरबी के अंदर है। हुँ, अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आएगा और बाद के में वो फिजियोलॉजी या एनाटॉमी पढ़ेगा हमारी उर्दू और फ़ारसी में। अब वहाँ पे उस बच्चे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, उसको समझ नहीं आती कि हिस्सातुल मरारा क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हुँ। हिस्सातुल मरारा का आपको पता है? मैं अब इस शोबे से नहीं हूँ, हाँ नहीं जी, अब पता। पित्ते में पत्थरी जो है उसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अगर आप एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें आता है पित्ते में पत्थरी। हुँ, लेकिन अब जब वो तबीब के पास आएगा तो वो कहेगा आपको हिस्सातुल मरारा है। अब हिस्सातुल मरारा और गॉल ब्लैडर स्टोन एक ही है। तो हमें चाहिए कि वक़्त के तकाज़े के मुताबिक अपना जो सिलेबस है उसको अपडेट करें। ठीक। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला फिर हिकमत के अंदर काफ़ी नाम पैदा करेंगे। तो सबसे पहली जो हिकमत को बदनाम करने का बाइस है, एक तो अतायत बहुत ज़्यादा है। हुँ, अब अतायत को कंट्रोल करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बहुत अच्छे काम कर रही है। हमारे यहाँ तकरीबन इस टाइम 80,000 के करीब अताई हकीम जो हैं वो बैन हो चुके हैं। हुँ। और मैं इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी एप्रिशिएट करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक़्त के अंदर आपको सही तबीब भी नज़र आएँगे। डिग्री कहाँ से ले सकते हैं आप? ये डिग्री है क्या? नेचुरोपैथी है? नेचुरोपैथी के नाम से एक तो होम्योपैथिक हैं, एलोपैथिक हैं। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आगाह कर देता हूँ। 1902 के अंदर जो है ना, बरसग़ीर के अंदर सबसे पहले जो सिविल नाफ़रमानी हुई थी, वो किसने की थी? आपको माशाल्लाह हिस्ट्री के बारे में पता होगा। हुँ, एक तो हमारे यहाँ पीटीआई के दौर में इमरान खान ने पहली दफ़ा कहा कि जी, सिविल नाफ़रमानी का ऐलान। हुँ। सबसे पहले सिविल नाफ़रमानी की थी हकीम अजमल खान साहब ने। हकीम अजमल खान साहब ने, हकीम ठीक। अजमल खान ने बुनियाद रखी थी हमदर्द वाले? नहीं, अजमल दवाख़ाना वाले। अजमल दवाख़ाना हाँ वाले, जी, ठीक है। हकीम अजमल खान साहब ने बुनियाद रखी थी। उस टाइम वाइसराय हिंद जो था, उसकी कहने के ऊपर उन्होंने ये दिल्ली के अंदर 1902 के अंदर तिबिया कॉलेज दिल्ली की बुनियाद रखी थी। हुँ, अब वहाँ पे सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट हुआ था आपका, ये हिकमत के बाकायदा कोर्सेज़ स्टार्ट हुए थे हुँ। और क्वालिफ़ाइड तबीब उस टाइम आने शुरू हुए थे मार्केट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर फ़ेक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता और और वो हकीम हिकमत बने में हुए वो हैं। हकीम बन जाते हैं। लेकिन अब आके पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह 100 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हिकमत के हैं। इसके अलावा आपके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाह रहे हैं अगर लोग, तो वो बीईएमएस के बाद भी कर सकते हैं। बीईएमएस है बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी। हुँ, तो करशी यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, हमदर्द यूनिवर्सिटी भी करवा रही है और हमारे यहाँ तिबिया कॉलेजेस हैं। हुँ, मतलब कि जो गवर्नमेंट के भी हैं, नीम सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। इस्लामिक मेडिकल कॉलेज भी है हमारे लाहौर के अंदर और इसी तरह तिबिया कॉलेज लाहौर के अंदर है, तिबिया कॉलेज बहावलपुर के अंदर है, तिबिया कॉलेज मुल्तान में है। तो असल में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, हुँ। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ें और उसके बाद किसी अच्छे तबीब के पास इसका बाकायदा प्रैक्टिकल तजुर्बा लें। फिर ही आप अच्छे तबीब बन सकते हैं। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, जो नेचुरल जो चीज़ें अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करवाना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को, उनके बारे में बताएँ कि वो ये हिकमत के कोई कोर्सेज़ या कहाँ से कर सकते हैं? लाहौर में कहाँ अवेलेबल है और क्या डिग्री सबसे है? पहले जैसे मैंने आपको पहले ज़िक्र किया है
कि हमारा जो हिकमत का पहला फ़ाज़िल तिब्ब जराहत का जो कोर्स है, वो आपके मैट्रिक साइंस के बाद आपको तिबिया कॉलेज लाहौर के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामिक मेडिकल मैट्रिक कॉलेज है, मैट्रिक आपको मैट्रिक साइंस लाज़मी है। साइंस लाज़मी है। उसके बाद तकरीबन गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एफएससी के बाद इसको ले जा रही है। ठीक। और अगर आप बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का करशी या हमदर्द यूनिवर्सिटी से करते हैं, उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 एग्ज़ाम देने हैं और उसके बाद आपको इसकी बीएस की डिग्री मिल जाती है। तो ये क्यों आप बार-बार एक चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि अतायत बहुत ज़्यादा, ये क्यों डॉक्टर उसमें तो नहीं होता, बहरहाल डॉक्टर भी अताई डॉक्टर होते हैं, हाँ जी। लेकिन पकड़े जाते हैं, हकीम पकड़े क्यों नहीं जाते? सबसे पहले ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर आता है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी क्लिनिक पे जाके जब वो छापा मारते हैं, तो वहाँ पे वो मेडिसिन जो चेक कर मैं सकते हैं फार्मा। कथा कलामी माफ़ी, आपको पता है पंसारी भी आधा हकीम हाँ होता है। जी, मैं वही बताने लगा हूँ आपको। ये ज़हन में अब रखिएगा। ये असल में जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिकमत की दवाई खाना चाहते हैं, हुँ, लेकिन वो डरते हैं कि यार हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या हमारी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट ना आ जाए। अब वो क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि उनके माइंडसेट के अंदर ये बात डाली गई है। हुँ, अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी बहुत सारी रीज़न है। नंबर 1, पहले मैं बात ये कर रहा था कि आपने सबसे पहले एक बात ज़हन में रखनी है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो एक्सपायरी डेट भी देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के थ्रू वो मेडिसिन्स आती हैं। जो हमारा एमबीबीएस डॉक्टर है ना, वो सिर्फ़ मेडिसिन्स रिकमेंड कर सकता है कि आप फ़ॉर्मुलेशन होती है कि जी आप डिस्प्रिन यूज़ कर लें, आप लोप्रिन यूज़ कर लें। लेकिन हिकमत के अंदर टोटल सब कुछ चेंज है। हुँ, उसकी रीज़न ये है कि जो हकीम है, बाकायदा वो फार्मासिस्ट भी खुद है। हुँ, उसने मेडिसिन भी खुद बनानी है, उसने डायग्नोस भी खुद करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। हुँ, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो एक है कि आप किसी भी पंसार के पास जाके सिर्फ़ एक बात पूछें कि इलायची है या तबाशीर है या कोई भी एक जड़ी-बूटी है, मुझे उसकी एक्सपायरी बताओ। हुँ, मैं आपसे पूछता हूँ उसकी एक्सपायरी क्या होती है? तो किसी को भी नहीं पता। वो कहते हैं जी जड़ी-बूटियाँ एक्सपायर नहीं होती। कैसे नहीं होती? जड़ी-बूटी जो है वो नबातात है। नबातात है तो बिल्कुल। ज़ाहिरी बात है कि जब तक उसके अंदर वो एक्सपायरी नहीं होगी तो वो एक पत्थर तो नहीं है ना, हाँ, ज़ाहिरी बात है वो एक ज़िंदा चीज़ थी। जी बिल्कुल। तो जब तक उसके अंदर जायका और खुशबू मौजूद है, हुँ, उसकी तासीर, उसकी अफ़ादियत कायम है। लेकिन जब उसकी खुशबू और तासीर ख़त्म हो जाएगी, तो वो बेज़ायका हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, जो टेस्ट कर सके कि विटामिन सी ओरिजिनल मिसाल के तौर के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। हुँ, मैं आपकी विटामिन सी की कमी पूरी करता हूँ लीमू के साथ, अनार के साथ अनार या का सेब के जूस के साथ, किन्नू के साथ। किन्नू के साथ। इसी तरह कैल्शियम डी ले लेते हैं अगर आप या कोई भी सप्लीमेंट एलोपैथिक ले लेते हैं आप विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए, अगर आप वो अपनी किसी माजून में या शरबत में मिक्स कर देते हैं। अब एक पेशेंट आ रहा है और वो कह रहा है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नेचुरल विटामिन सी है हुँ, या ये फिर आपने कोई इसके अंदर एलोपैथिक की मिलावट तो नहीं की। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर इसको कैसे पकड़ेगा कि ये नेचुरल है कि या फिर इसके अंदर कोई मिलावट है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर कोई हकीम को आप पकड़ के कोर्ट के अंदर केस भी ले जाते हो, अब यहाँ पे हकीम बड़ी आसानी से बचता है। वो हुँ, कैसे बचता है? अब वो कह देगा कि नेचुरल जिस तरह स्टीरॉइड के ऊपर हम बात करते हैं, तो गाजर के बीजों के अंदर आपको पता होगा कि गाजर के जो सीड्स हैं, हुँ। उनके अंदर 0.2% नेचुरल स्टीरॉइड होती है। गाजर के सीड्स? हाँ, गाजर के अंदर भी और वो 0.2% स्टीरॉइड नेचुरली होती है। अगर किसी भी मेडिसिन्स के अंदर अगर वो स्टीरॉइड निकल वो जो आती है गाजर की सीड मतलब कि वो लंबी सी डंडी नहीं, बीज मतलब उसके जो बीज है, हाँ, ठीक बीज। है, बीज। अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी इस प्रोडक्ट के अंदर स्टीरॉइड निकल आई है, एक हकीम साहब हैं, उनको अगर आप कहते हैं जी आपकी मेडिसिन में स्टीरॉइड निकल आई है, अब केस कोर्ट में जाता है, वहाँ पे वो बड़ी आसानी से बच जाएँगे, वो कहेंगे जी मैंने तो गाजर के बीज डाले हैं। अब यहाँ पे मशीन ये नहीं बताएगी कि ये नेचुरल स्टीरॉइड थी या कि फिर आपने स्टीरॉइड गाजर के बीजों वाली डाली है। तो हुँ, गवर्नमेंट का नेक्स्ट प्लान यही है कि शायद वो ये आपके जो चाइना या जापान से वो मशीनरी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे आके अगले 5 या 10 साल के अंदर ये भी पकड़ा जाएगा ये पकड़ा कि जाएगा। आपने इसके अंदर एलोपैथी की मिलावट की है या फिर नेचुरल है। हकीम साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब गवर्नमेंट जो है वो पकड़ने लगी है उन अताई हकीमों को। मुझे ये बताएँ हकीम शहजाद लोहापहाड़, जी, बड़े मशहूर एक हकीम हैं। टिकटॉक पे, फ़ेसबुक पे बड़े वायरल हैं और बड़े इनकी वीडियोज़ वगैरह भी सामने आती हैं। अपनी मजूने सेल करते हैं। वो क्या असल हकीम हैं या आपकी दानिश के मुताबिक आप तो चूँकि एक यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ़्ता हकीम हैं, तो बताइएगा कि वो क्या कर रहे हैं? और
ओरिजिनल ऑथेंटिक हकीम है या अताई है वो भी? सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़िक्र करूँगा कि क्योंकि मैंने तो उनकी डिग्रियाँ नहीं चेक की। नहीं उनके ना पास लाइसेंस नहीं है कि पिछले दिनों एक ड्रग इंस्पेक्टर ने उन पे रिट दायर की थी कि उनके पास लाइसेंस नहीं हो है। सकता है कि ना हुँ, हो। हाँ, हुँ। अच्छा वो जो केस था वो ये था कि उनकी जो मजूने हैं, हाँ, मजूने उसके हैं ऊपर उनकी। उन्होंने चेक किया था जी। और वो कह रहे थे कि शायद वो फ़ार्म 7 के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है। हुँ, तबीब का होना या उसकी क्वालिफ़िकेशन वो एक अलग चीज़ है। उसकी प्रोडक्ट का फ़ार्म 7 या फ़ार्म 6 से अप्रूव्ड होना वो एक अलग चीज़ है। हुँ, तो हो सकता है कि वो क्वालिफ़ाइड भी ना हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि कोई भी तबीब हो, उसको सबसे पहले तो एक तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर अगर किसी भी पेशेंट की कोई डिज़ीज़ है, आप बाकायदा चेकअप किए बगैर कैसे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि उसको लोहा पहाड़ मजून की ज़रूरत है? या आप ये देखें कि ये वीडियो हमारी ये लोहा माएँ-बहनें पाड़ भी लफ्ज़ क्या मैं है? वही आपको ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये वीडियोज़ हमारी माएँ-बहनें भी देखती हुँ, हैं। हिकमत को जो बदनाम करने का सबसे बड़ा किरदार है, वो खुद हमारे बहुत सारे हकीम हैं। ये लोहा पहाड़ हो गया, ये इस तरह के वर्ड जो हैं, वो बाकायदा हमारे लिए बाइसे नदामत बनते हैं कि यार हुँ, हमें लोग कहते हैं कि यार कैसे हकीम हैं। हुँ, और मेरे ख़्याल से कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मीडिया के ऊपर कि हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना। अब बाकी बात कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको मसल्स के अंदर वीकनेस होती है या सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती हैं। लेकिन हर पेशेंट की डोज़ डिफरेंट है। आपने कैसे डायग्नोज़ करना है कि उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, सेमन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब तक आप डायग्नोज़ नहीं करोगे, आप कैसे प्रोडक्ट किसी को सेल कर सकते हो? तो उनका मकसद माज़रत के साथ लेकिन ये हकीम जो होते हैं अक्सर इनकी दीवारें भरी हुई हैं पाकिस्तान की दीवारें वल्गर इश्तिहारों के हुँ, साथ और जो हिकमत को बदनाम किया है इन लोगों ने और हुँ। ये जिस तरह हकीम लोहा पहाड़ है, क्या यही रह गया हिकमत अब? हमारे मतलब के अंदर अल्लाह का शुक्र है हमारे दादा अबू के ज़माने से या वालिद साहब के ज़माने से, शौकत खानम हॉस्पिटल का जो इफ्तिताह किया था वो सुमेरा मलिक लड़की थी और उसका माशाल्लाह ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक से ही हुआ था। हुँ, और इस तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे क्लिनिक के अंदर आपको किसी भी किस्म का इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं होता, ना इस तरह की प्रोडक्ट है। हाँ, डिज़ीज़ होती है, पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन दीवारों के ऊपर लिख देना या असल में उसकी वजह एक है, हमारे मुल्क के अंदर ना शऊर की भी बहुत ज़्यादा कमी है या डिमांड बहुत ज़्यादा है। हुँ, अभी आप देख लें कि आपके मुल्क के अंदर इस टाइम जो यूथ है, वो किस साइड पे है सबसे ज़्यादा? मतलब आप ये देख लें कि अगर आप कोई हिस्ट्री का चैनल बनाएँ, वो कितना चलता है? और अगर आप कोई एक फ़ज़ूल सा कोई इस तरह का सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करें और वो देखें व्यूज़ किधर जाते हैं। हुँ, तो डिमांड उनकी है, उस लोगों उसकी वजह से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। हुँ, फ़ायदा क्यों उठाते हैं? इन लोगों की वजह से और इन लोगों को भी पता है। इन लोगों को भी पता है कि पब्लिक की डिमांड ही ये है, तो उस वजह से वो आप जैसे मतलब शरीफ लोगों का फिर वो नाजायज़ फ़ायदा जी। उठाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पब्लिक है ना, इसको खुद सोचना चाहिए कि हमने सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में, अपने जिस्म के बारे में खुद इन्फॉर्मेशन होनी हुँ। चाहिए। उसके बाद मतलब अब ये देखें कि ये लोहा पहाड़ मजून है या लो वो एक और ये हकीम साहब मजूने जो हैं लोहा पाड़ मजूने 4 हुँ, शादियाँ हाँ करें, जी। 5 शादियाँ करें और इस तरह की बातें लिख के, इस तरह की बातें सेल करके, क्या इस पे भी आपकी कम्युनिटी आप लोग ज़िम्मेदारी उठाएँगे कि इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई आप करें? नहीं, ये बाकायदा नेशनल काउंसिल फॉर तिब है हमारी हिकमत की और इसके ऊपर बाकायदा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी कानून पास कर दिया हुआ है कि हुँ, जो इस तरह के बेहुदा इश्तिहार या बेहुदा वर्डिंग यूज़ करता है उसके ऊपर बाकायदा केस है। हुँ, मसला ये है सबसे बड़ा कि जो हमारी पब्लिक है ना, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेगी तो वो लोग तो बिज़नेस कर रहे हैं अपना और वो हुँ, करते जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा शऊर मैं सबसे ज़्यादा इसमें एक बात ऐड कर दूँ, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है और हमारे माँ-बाप का भी है। जी, आज आप एक बात कैसे? ज़हन में माँ-बाप का किरदार सबसे ज़्यादा किस तरह से है? आज एक लड़का या लड़की की बच्चा या बच्ची की शादी होती है, लड़की की जो माँ है, उसको हर बात तफ़सील से समझाती है। मतलब ख़वातीन के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी माँ शादी से पहले उसको बताती है। लेकिन बिल्कुल, मुझे आप एक बात बताएँ कि किसी भी लड़के को कभी उसका बाप शादी से पहले ये कोई बात बताता है बड़ी कि अहम बेटा बात कर रहे हाँ, हैं। बेटा आप अपने टेस्ट करवाएँ। सबसे ज़्यादा शादी के बाद जो पिसता है ना लाइफ पार्टनर पे सिर्फ़ औरत है। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें खुद पता होता है कि मर्द के प्रॉब्लम है, सेमेन के प्रॉब्लम है, एज़ोस्पर्मिया केस है। लेकिन वो मर्द टेस्ट नहीं करवाते और वो सारा प्रेशर ससुराल का भी और मर्द का खुद भी वो औरत के ऊपर होता है और हुँ, ऐसी औरतें फिर जहालत की वज़ह से बेचारी क्या करें? वो या तो आमिल बाबों के पास जाती हैं, हुँ, तो या फिर चोरी-छुपे वो ऐसे हकीमों के पास जाती हैं, फिर ऐसी दवाइयाँ लेती हैं। तो मेरा तो सबसे पहले माँ-बाप को है कि जब भी वो अपने बच्चों की शादियाँ करें, तो सबसे पहले वो अपना बच्चों को ये समझाएँ कि आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवाओ। देखो ना,
आप लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादी के ऊपर लगाते हैं, बच्चों की शादियों के ऊपर। एक 500 रुपए का टेस्ट होता है, क्या हमें वो नहीं करवाना चाहिए? छोड़ें, आप मुझे भी छोड़ दें, आप सारी हिकमत को छोड़ दें, सब डॉक्टर को छोड़ दें। सबसे पहले माँ-बाप को ये देखना चाहिए कि हमने अपनी बच्चे की शादी करनी है, वो अपनी नस्ल चलानी है। तो जब तक हमें ये नहीं इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे, तो बच्चा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अभी उसको कोई तजर्बा नहीं होता, तो वो फिर ऐसे चुंगल में फँसता है जाके, और ऐसे लोगों से फिर वो गुर्दे भी फ़ेल करवाता है। और जैसे अभी आपने ज़िक्र किया हकीम लोहापार का, तो ऐसे वो लोग होते हैं जो स्टीरॉइड भी यूज़ करते हैं, केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। मैं आपको मतलब गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप इस बंदे की मजून चेक करवा लें, यकीनन आपको इसके अंदर स्टीरॉइड निकलेगी। स्टेरॉइड और निकलेगी। इन्हीं की मजूनों की वजह से जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं, फिर डॉक्टर्स कहते हैं ना कि जी हकीमों की दवाइयाँ खा के गुर्दे ख़राब होते हैं। असल में वो सब हकीम नहीं होते, वो ऐसे चंद नासिर होते हैं जिनकी वजह से हमें भी बदनामी का फिर सुनना पड़ता है सारा कुछ। हकीम साहब ये बताएं कि जो तिब्बे नबी के हवाले से एक चीज़ है नबीज़ के नाम हुँ, से, नबीज़ ड्रिंक। अब हदीस में तो ये मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किशमिश भिगोते थे या खजूर भिगोते थे। हाँ जी। 2 चीज़ें दोनों को इकट्ठी नहीं करते थे। लेकिन बाज़ हकीम हैं, वो सब कुछ ही बीच में डलवाई जा रहे हैं, खजूरें भी, तिल भी, किशमिश भी और दीगर मुकव्वियात भी, उनका पानी। तो ये इस बारे में थोड़ी-सी लबकुशाई कीजिएगा, ये क्या है? ख़ावर भाई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ना क्लियर कर दूँ कि आपने 2 चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स कर दिया हुआ है। हुँ, बल्कि आपने नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिब्बे नबवी को और तिब्बे यूनानी को एक समझते हैं। एक समझ में। तिब्बे नबवी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिब्ब थी वो थी, 1400 साल पहले आई। तिब्बे यूनानी जो है ये यूनान से चली थी, और ये 5 से 10 हज़ार साल पुरानी है। मुख्तलिफ मराहिल से ये मिक्स होके जब हिंदुस्तान में आई, तो इसके अंदर हिंदुस्तान की जो हिकमत थी वो ऐड हो गई। जब ये अरब में गई तो वहाँ तिब्बे आयुर्वेदा। नब हाँ जी, आयुर्वेदा, वो जो हिंदुस्तान में थी। जी, इसी तरह जो चाइनीज़ आपकी हर्बल है, वो तिब्बे हम बोलते हैं चाइनीज़ तिब्ब। चाइनीज़ वहाँ तिब। पे आक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो 15 से 20 हज़ार साल उसकी हिस्ट्री है। हुँ, तिब्बे नबवी जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे कलवंजी का ज़िक्र भी आ जाता है, अंजीर का ज़िक्र भी आ अंजीर का जाता है। भी व ज़ैतून भी। हाँ जी। जब इस्लाम आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर खुमर की थोड़ी-सी वो आ जाती है, मतलब कि अगर आप रात को खजूर भिगो देते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा अल्कोहल वगैरह, मतलब वो थोड़ा-सा असर आ जाता है। फर्मेंटेशन शुरू हो ठीक जाती है, है। तो इस वजह से। लेकिन अगर हम हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपके सवाल है कि कुछ चीज़ें रात को भिगोई जाती हैं, जैसे कि हम जॉइंटिस के पेशेंट्स को बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर जिस तरह आपका सुफरा होता है बाइल, हुँ, बिलिरुबिन, वो बढ़ गया अगर, तो इसको नीचे करना है आपने। तो इमली और आलू बुखारे को रात को आप पानी में भिगो दें, और सुबह इसको निथार के इसका पानी पी लें। हुँ, इसी तरह अगर ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, तो लोगों को हम बताते हैं कि जी आपने उनाब या नीम के पत्ते रात को भिगो देने। तो अगर आप ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसके अंदर हम खुमर के असर को नहीं देखते, हुँ, तिब्बे यूनानी की अगर हम बात करें। हुँ। लेकिन अगर आप सिर्फ़ तिब्बे नबवी के ऊपर खुमर बात को थोड़ा-सा मेरे ऑडियंस के लिए व्यूअर्स के लिए डिफाइन कर दें कि खुमर से क्या मुराद है और कितनी देर में खुमर स्टार्ट हो जाता है? खुमर मीन्स फर्मेंटेशन। हाँ जी, वो तकरीबन 12 घंटे के बाद स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर जिस तरह आप रात को अगर आटा या ओवरनाइट नहीं रोटी, भिगोना चाहिए नहीं, आपको। रात को नहीं भिगोना चाहिए। ठीक, कम से कम हमारी हिकमत के हिसाब से 3 से 4 घंटे भी काफ़ी होता है। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनको 3 घंटे का या 4 घंटे का भिगोने का भी बताते हैं, तो वो फिर एक, क्योंकि शुरू से अब गलती चली आ रही है, गलतुल आम तो वो साबित हो गया। लेकिन आपकी बात, ये जो पॉइंट आपने उठाया, ये ठीक है कि ये हाँ। 10-12 घंटे नहीं करना चाहिए। नहीं करना हाँ जी। चाहिए। मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो नबीज़ है और डिफरेंट ड्रिंक्स जो हम वीडियोज़ में देखते हैं, लोग बताते हैं कि जी तिल भी भिगो दिए, खजूर भी भिगो दी, मेवे भी भिगो दिए और इसके अंदर इसके अलावा दीगर मुकव्वियात जो सब्ज़ चारों मगज़ भी भिगो दिए। हुँ। इन सबको मिला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पीते थे और फिर मेवे अलग और खजूर अलग। इस बारे में थोड़ा-सा बताइए, नबीज़ के बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि जो नबीज़ है ना, वो मुकव्वी असाब है, यानी हमारे हुँ, मसल्स की स्ट्रॉन्ग ताकत के लिए बेमिसाल है। लेकिन हम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करना चाहते हैं, तो हमें उस तरह का लाइफ़स्टाइल चाहिए। सुन्नत पे अमल करना हाँ चाहते जी, हैं। मतलब उस टाइम फ़िज़िकल एक्टिविटी थी। हुँ, आज फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। आज आप ये चीज़ें खा के तो कितने किलोमीटर वॉक करते हैं? सबसे पहले मेरा ये सवाल है। हुँ, दूसरे नंबर के ऊपर सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपका उस ज़माने के हिसाब से, यानी कि क्या लाइफ़स्टाइल है? वो जौ का इस्तेमाल करते थे, गंदम की रोटी का इस्तेमाल या गंदम का इस्तेमाल बहुत कम था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ़ के अंदर गंदम मेरे ख़्याल से बहुत ही कम इस्तेमाल की है, और जौ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। जैसे आपने ज़िक्र किया
कि ड्राई फ्रूट इसके अंदर आ जाते हैं, तिल इसके अंदर आ जाते हैं, खजूर इसके अंदर आ जाती है, इसको रात को आप भिगो के इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन है। इसके अलावा जो आप रात के टाइम तलबीने का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी लाइफ़ के अंदर ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल है, फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार हमने ये इस्तेमाल किया तो हमें तो ये सूट नहीं की, हिकमत हमें मिजाज के मुताबिक हमें सूट नहीं की, उससे रिएक्शन हो गया या हमें एलर्जिक हो गई, बादाम खाए, हमें खजूर खाई, उससे स्किन में एलर्जिक हो गई। किसी ड्राई फ्रूट से कोई एलर्जिक नहीं होती। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गलत तरीका क्या होता है? सबसे पहले कि आबे जो होता था, जो होती है उसकी तासीर है ठंडी। ठंडी तासीर है, जब आप उसको रात को भिगो देंगे और सुबह उसको पी लेंगे, उसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी और दूसरे नंबर के ऊपर वो जो चीज़ें जो आप प्रोटीन की नीयत से ले रहे हैं मुकव्वी असाब के लिए, उनकी शिद्दत और उनकी हीट कम हो जाएगी। अगली बात ये है कि अगर आपने इन चीज़ों से फ़ायदा लेना है, तो आपने ग्लूकोज़ को छोड़ना है। अगर आप गंदम भी ले रहे चीनी। हैं, हाँ जी, गंदम के अंदर भी है सबसे ज़्यादा। देखें, चीनी शायद आप 1 चम्मच ले रहे हों दिन में, लेकिन रोटी हर इंसान ले रहा है आप पाकिस्तान कह में। रहे हैं ग्लूकोज़ छोड़ देना है। ग्लूकोज़ कम से कम लें अगर आपका लाइफ़स्टाइल 5 किलोमीटर चलने का, फिर कम से कम। और अगर आपकी वॉक 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, फिर आप ग्लूकोज़ ना लें, वो फलों से पूरा करें। आप देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे शुगर पेशेंट की तादाद कितनी है? वहाँ पे आप देखें फैटी लिवर वाले पेशेंट्स कितने हैं? उन सब के पीछे क्या है? ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ जब कम होगा तो ऑटोमैटिकली आपके पेशेंट्स के अंदर मोटापा भी कम होगा, शुगर भी कम होगी और फैटी लिवर भी कम होगा। आपने बड़ा अच्छी तरफ पॉडकास्ट का रुख मोड़ा है, ओबेसिटी की तरफ, हुँ, मोटापे की तरफ। मुझे ये बताएँ कि सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि एक ओबीस बंदा है, मोटा मोटा शख्स है, जिसका वेट जो है वो 90 किलो से 80 किलो से ज़्यादा है। उसे क्या डाइट प्लान लेना चाहिए? और मुझे ये भी बता दें कि ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग बता दें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ वेट का जो ताल्लुक है ना, वो ज़हन में रखना चाहिए हाइट के मुताबिक और उम्र के मुताबिक होता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो माँ-बाप है ना, वो छोटी-छोटी उम्रों के अंदर बच्चों को लेके आते हैं क्लिनिक के अंदर हमारे यहाँ। अभी बच्चे की उम्र 5 साल होती है, तो माँ कहती है, "हकीम साहब बच्चा मोटा होना चाहिए।" मैं उनसे पूछता हूँ कि सेहतमंद होना चाहिए या मोटा? वो हुँ, कहती हैं, "जी नहीं, मोटा कर दें, सेहतमंद खुद ही हो जाएगा।" ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, माँ-बाप को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है ना, वो एक्टिव होना चाहिए, उसकी हाइट और उसकी ऐज के मुताबिक उसका वेट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जी नहीं, वो बच्चा अगर सामने वाला थोड़ा-सा मोटा है तो मेरा शायद उससे मोटा हो, कंपटीशन करते हैं। हुँ, तो असल में जो सेहत का ताल्लुक है वो आपकी डाइट प्लान के ऊपर है। न्यूट्रिशन डाइट आपको मालूम होनी चाहिए। आपने डेली विटामिन डी कितना लेना है, डेली आपके बच्चे को कैल्शियम कितना चाहिए, डेली प्रोटीन कितनी चाहिए, ग्लूकोज़ सबसे कम चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जितनी मुश्किल के साथ या जितनी रिसर्च के बाद हम बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं या कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, क्या उतनी मेहनत के साथ कभी हमने उसका ब्रेकफ़ास्ट के ऊपर तवज्जो दी है? कभी कोई माँ-बाप इतनी तवज्जो के साथ बच्चे को नाश्ता नहीं करवाता। वो कहते हैं जी लेट हो रहे हैं, सुबह आप आके खाना खा लेना या आके नाश्ता कर लेना। उसकी वजह से होता क्या है कि बच्चे जाते हैं फ़ास्ट फ़ूड की तरफ कैंटीन के अंदर, वहाँ पे फ्राइज़ वग़ैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, जूसेस भी ले रहे हैं डब्बों वाले। अब क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज़ बढ़ता जा रहा है। अब जब वो बच्चा 15 से 20 साल तक की एज में जाता है, उस टाइम तक माँ-बाप उसको सीरियस नहीं ले रहे होते, लड़कियों में भी और लड़कों वो में भी। हाँ जी, थैला-सा बिल्कुल। गजब क्यूट से क्यूट, मतलब वो क्यूट, मम्मी क्यूट। डैडी टाइप। हाँ, वो कहते हैं जी अभी बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, ये जब बड़े होंगे तब देखेंगे। अब मैरिड लाइफ़ में जब वो बच्चे पहुँचते हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियों में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो पीसीओएस के प्रॉब्लम आ रहे हैं। बच्चों की मतलब यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रसोलियों का प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे। उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि फिर वो ये आ जाते हैं लोहा पाल टाइप हकीम या दूसरे हकीम, और वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये कावे हैं या टोटके हैं, जुशांदे हैं, आप वो पिएँ, आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप डायग्नोज़ करो कि वेट बढ़ किस वजह से रहा है। हुँ, क्या लड़कियों के अगर पीरियड नहीं आ रहे, तो पहले पीरियड ठीक करने चाहिए। बजाए इसके कि आप आँखें बंद करके बस वेट कम कर रहे हो, फाके कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। अब उससे क्या होता है? उससे सबसे ज़्यादा एचबी कम होगी, अनीमिया होगा, खून की कमी होगी, वीकनेस इतनी ज़्यादा होगी कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम वो चीज़ है जिसने फ़ाइट करनी थी मुख्तलिफ डिज़ीज़ के खिलाफ। जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी,
तो आप कैसे वेट तो कम कर ही लेंगे कमज़ोरी के साथ, लेकिन कल को उस लड़की ने या उस बच्ची ने जब माँ बनना है, हुँ। उसके अंदर ये तो आप इम्यूनिटी बता रहे हैं ना कि बचपन से रूट ग्रास लेवल। रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम उभरती आ रही है। हाँ जी, बाज़ जो बच्चे होते हैं वो बड़े दुबले-पतले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वर्क लाइफ़ उनकी शुरू होती है, आहिस्ता-आहिस्ता जिम किया, जिम छोड़ दिया, वो फिर पतले से मोटे होना मोटापे शुरू की तरफ। मोटापे की तरफ चले जाते हैं। फ़ास्ट फूड खाने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाने, लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ। मैं उनके लिए डाइट प्लान जानना चाह रहा हूँ कि लड़कियाँ क्या डाइट प्लान लें, जो ऑफ़िस में काम करती हैं और लड़के क्या लें? सबसे पहले तो आपने अपना स्टमक ठीक रखना है। एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए आपको, और खाना आपने खाना है सुबह के टाइम हैवी, रात के टाइम बिल्कुल लाइट, और फिज़िकल एक्टिविटी करें। हुँ, अगर आपने फ़ास्ट फूड खाना है या पिज़्ज़ा खाना है, फिर उसके लिए एक शर्त लाज़िम है। वो शर्त क्या है कि आपने कम से कम जो है ना 1 घंटा एक्सरसाइज़ करनी है। हुँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप फ़ास्ट फूड पे ना जाएँ, उसको छोड़ दें। दूसरे नंबर के ऊपर सुबह का जो आपका नाश्ता है, उसके अंदर लाज़मी तौर के ऊपर 2 हाफ़ बॉइल एग ले लें आप, 1 सेब ले लें, मौसम के मुताबिक जो भी फ्रूट अवेलेबल है, आपने एक बाउल बनाना है उसका, 2 साथ हाफ बॉइल एग ले लेने हैं आपने। ग्रीन टी लाज़मी रखें अपनी लाइफ़ के अंदर। अब ग्रीन टी के लिए लोग पूछते हैं कौन-सी ग्रीन टी? कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हैं, आप अदरक ले सकते हैं। मैं अगर आपको 2 कप का एक फ़ार्मूला बता देता हूँ, जो वेट भी कम करेगा और हुँ, फैट को भी बर्न हुँ, करेगा। तो आपने 1 इंच के करीब अदरक लेना है आपने, 1 टीस्पून आपने पुदीने के पत्ते ले लेने हैं, ज़ीरा आपने क्वार्टर टीस्पून लेना है, सौंफ आपने हाफ़ टीस्पून ले लेना है, और पानी आपने 2 कप लेना है। इसको अच्छी तरह बॉयल करना है, कोई शहद नहीं डालना आपने, कोई इसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी। और जब ये 2 कप अच्छी तरह बॉयल हो जाएँ 5 मिनट तक, इसके बाद इसको फ़िल्टर करके लीमू निचोड़ के आपने इसको रख लेना है पास, और आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज़ करें और इस ग्रीन टी को पिएँ। दूसरे नंबर के ऊपर दोपहर का या रात का खाना, अक्सर लोग मतलब ऑफिस में बिजी होते हैं और वो कहते हैं यार हमें वहाँ पे बे टाइम भूख लगती है, हुँ, तो उस टाइम हम क्या करें? मतलब चाय ले लेते हैं या कोई सैंडविच वगैरह लेते हैं, उस टाइम क्या करें? तो उस टाइम आपने ये करना है कि आपका जो स्टमक खा पी के थोड़ा सा बढ़ गया हुआ है, उसका थोड़ा स्लिंग करने के लिए काले चने होते हैं भुने हुए, हुँ, आप वो इस्तेमाल करें, उनमें विटामिन डी भी है बहुत ज़्यादा। और दूसरे नंबर के ऊपर जो बेवक्त की भूख है उसके लिए वो बेहतरीन किस्म का आपका सप्लीमेंट है, तो वो आप ले सकते हैं। एक तो, और रात के टाइम जौ का दलिया या तो इस्तेमाल कर लें, या लाइट सा आप सैंडविच ब्राउन ब्रेड का यूज़ करें, और शामी इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी जो मैंने बताई है, वो अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ, फिज़िकल एक्टिविटी रखें, कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा आपका। सही। और मैं आपसे आगे चल के ये जानना चाहूँगा हकीम साहब कि जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस तो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर दीगर टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्स-रेज़ हो गए, फिर जाके बीमारी तशख़ीस होती है। हमारे जो हकीम हैं, वो ज़ुबान देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम है या जिगर का इसको कोई मसला है, या वो नब्ज़ देखते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो ये कैसे होता है? असल ये चीज़, एक अंदाज़ा है या तजर्बा है? क्या है ये? ख़ावर भाई, सबसे पहली चीज़, जो भी मुआलिज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हकीम हो, जब तक उसको तशख़ीस के ऊपर अबूर नहीं होगा ना, तो वो इलाज के काबिल ही नहीं है। अब आपने जिस तरह ज़िक्र किया कि ज़ुबान से कैसे पता लगता है, आँखों से कैसे पता चलता है, मैं एक बात आपसे ज़िक्र करता हूँ। आपने ज़िक्रिया अल राज़ी का नाम सुना होगा, इब्न सीना का नाम सुना जी, होगा, बिल्कुल। इब्नुल हैशम का नाम सुना हुँ। होगा, जाबिर बिन हयान का नाम जी, सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कौन लोग थे? ये सर हमारा मुसलमानों का फ़ख्र है, ये जिन्हें हम मुस्लिम भुला चुके साइंटिस्ट हैं। थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे और जिन्हें हम हकीम थे। बिल्कुल। इन सब लोगों ने जड़ी-बूटियों के ऊपर भी रिसर्च की, और इब्न सीना ने, सुकरात ने, बुकरात ने, इन सब लोगों ने क्या किया, फिज़ियोलॉजी और बायो की जो इब्तिदा थी वो यहीं से हुई। हुँ, अब बात आ जाती है कि जो आज के डॉक्टर्स हैं या हकीम हैं, वो टेस्ट करवाना, हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी भी है, आज के पेशेंट्स के लिए तशख़ीस में मदद देता है, लेकिन टू द पॉइंट करवाना चाहिए। मसलन मैं एक पेशेंट को देखता हूँ, मैं उनकी नब्ज़ देखता हूँ, और मैं नब्ज़ के ज़रिए तशख़ीस करता हूँ कि आपका फैटी लिवर भी है, आपके स्टमक में एसिडिटी भी है, और खुदा ना ख़ास्ता अभी पेशेंट मेरे पास आए हुए थे 15 दिन पहले, मैंने उनको नब्ज़ देख के बताया आपकी बड़ी आँत में कैंसर है। अब उस पेशेंट ने घर जाके मतलब शोर डाल दिया कि जी मुझे तो अल्लाह माफ़ करे कैंसर हो गया। अब उनके जो घर वाले थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जी आपको किसने कहा है आपको कैंसर है? हुँ, तो उन्होंने बताया जी मैं हकीम साहब के पास से आया हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया। अब वो सारी फैमिली आ गई हमारे पास। उन्होंने कहा जी आपके पास कौन-सा ऐसा मतलब कि टेस्ट है जिससे आपने इस बंदे को डराया? आपने उसके ऊपर बिला वजह का इस तरह टेंशन डाल दी है, प्रेशर डाल दी है, सिर्फ़ अपने पैसों के लिए। हुँ, मैंने उनसे कहा कि आपने टेस्ट करवाया है? उन्होंने कहा जी नहीं हमने टेस्ट ही नहीं करवाया।
तो मैंने कहा पहले आप टेस्ट करवाएं कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी, उसके बाद आप मेरे पास आएँ। अब मैंने ट्रीटमेंट ही नहीं करना इस पेशेंट का। खैर उनके बहनोई वगैरह भी थे पास, उनके जो रिश्तेदार, वो शौकत खानम हॉस्पिटल चले गए। टाइम लिया उन्होंने, कोलोनोस्कोपी करवाई, उसके बाद एंडोस्कोपी करवाई, सिम्पटम्स आ गए उनके कि कट्स हैं। 15 दिन के बाद वो आए बायोप्सी करवा के। जब वो रिपोर्ट लेके आई मेरे पास, तो उसके अंदर बड़ी आंत के अंदर कैंसर डायग्नोज हो गया। डायग्नोज हो गया। अच्छा, अब वो जो फैमिली थी ना उनकी, उन्होंने कहा कि जी आपको किस तरह पता चला, ये नब्ज़ कैसे बता सकती है? असल चीज़ होती है कि जो अल्लाह ताला है ना, वो इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है? तो वो कैसे हो सकता है कि आपका मुलाज़िम या आपका कोई बच्चा अगर गलती करेगा तो आप पहले उसको वार्न करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब वो मुसलसल गलती करेगा तो आप सज़ा देंगे ना। हुँ, तो अल्लाह ताला पहले इंसान को वार्न कर रहा होता है हुँ। कि आप ये गलती कर रहे हो। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर खुद कोई बीमारी नहीं है। आपका वो सर भारी पीछे होगा। हाँ जी, उसके पीछे बैकड्रॉप में कुछ है। हाँ जी। अगर आपका सर भारी हो रहा है, अगर आपकी सीने के ऊपर बोझ महसूस हो रहा है, आप क्या करेंगे सबसे पहले? नब्ज़ देखेंगे, अगर आपकी नब्ज़ की रफ़्तार बहुत ज़्यादा है, आप बीपी ऑपरेटर पे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर वहाँ से भी तस्दीक हो गई, तो इसका मतलब कि या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपको कोई टेंशन हुई है, या आपने नमक का इस्तेमाल किया। हुँ, आपने असल चीज़ की तरफ जाना है। इसी तरह अगर आपका स्टमक ख़राब है, तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी एसिडिटी ज़ुबान के ऊपर आएगी। अगर किसी पेशेंट को शुगर है, हम उससे पहले पूछते हैं आपको रात को पेशाब कितनी बार आता है? आपके पैरों में जलन तो नहीं होती? हुँ, इसी तरह अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, हुँ, हम उनसे पूछते हैं आपकी पैरों की एड़ियों में दर्द तो नहीं हो रही? आपकी टाँगों में दर्द? मतलब ये सारे सिम्पटम्स हैं। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट के ऊपर टाइम लगाएगा, उसके सिम्पटम्स के ऊपर गौर करेगा, अगर आपकी आई साइट वीक है, तो मैं उसका ग्लासेस से ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आपकी दिमागी कमज़ोरी है। दिमागी कमज़ोरी भी। आपको मैग्नीशियम की कमी है, ज़िंक की कमी है, आप उसको अपनी डाइट प्लान में शामिल करें, तो दिमागी कमज़ोरी का हल होगा। अब यहाँ पे होता ये है कि एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, अब वो डॉक्टर साहब को चेकअप फ़ीस भी देता है, अच्छे डॉक्टर को ₹5000, आम से डॉक्टर को ₹1000। अब चेकअप फ़ीस देने के बाद वो पेशेंट अपनी खुद बीमारी सारी बताने बैठ जाता है। सही। हालाँकि होना ये चाहिए कि आपका डॉक्टर आपसे चेकअप फ़ीस ले रहा है, वो उसको, बताए। हाँ जी, उसको आपकी तशख़ीस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए कि मैंने पैसे लिए हैं, कि मैं इसको चेक करके टू द पॉइंट 2 टेस्ट बताऊँ हुँ, और 2 टेस्टों में ही वो बीमारी निकले। हुँ, मैं तो ये कहता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ वाला यहाँ पे लॉ होना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो बिला वजह टेस्ट ही नहीं करवाना। दूसरे नंबर के ऊपर वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर बिला वजह टेस्ट करवाए तो फ़ाइन होता है। अब यहाँ पे डॉक्टर अपनी कमीशन के लिए 10 टेस्ट लिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट नहीं करवाएँ, टेस्ट करवाएँ। लेकिन टेस्ट वो करवाएँ जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़रूरी हैं और उन टेस्टों में वो वाक़ई बीमारी निकले। मैं अपने पेशेंट को अगर टेस्ट करवाता हूँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी ये टेस्ट जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपकी तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ हुँ, और इसमें अगर बीमारी निकलेगी, तो वो टेस्टों के पैसे तो आपने पे कर दिए। हुँ, अगर खुदा ना ख़ास्ता मतलब मैं अगर फ़ेल हो जाता हूँ और अल्लाह करे कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, ब बंदा बेचारा ठीक ही निकले, उसको कोई बीमारी ना हो, लेकिन हमें अपनी तशख़ीस के ऊपर अबूर है। तो हम कहते हैं कि आप टेस्ट करवाएँ, जहाँ से मर्ज़ी, चुगताई से करवाएँ, शौकत खानम से, जहाँ आपका दिल करता है। हुँ, अगर उन टेस्टों में वो बीमारी ना निकले जो हमने नब्ज़ में बताई है, हुँ। तो उन टेस्टों के पैसे हम देंगे। देखें ना, ये होती है तशख़ीस। अगर मैं कह दूँ जी 10 टेस्ट करवाएँ, किसी एक में तो प्रॉब्लम निकलेगी ना, प्रॉब्लम निकलेगी, तो इसका निकलेगी। मतलब वो 10 टेस्ट मैंने अपनी कमीशन के लिए करवा लिए, 9 टेस्टों में कमीशन मुझे मिल गई। तो ये पाकिस्तानी अवाम बेचारे पहले ही बिजली के बिल नहीं दे सकते, हुँ, जो हालात हमारे मुल्कों के हैं। और रही सही कसर, ये हमारे जो डॉक्टर्स हो गए, या मैं बहुत सारे हकीमों को भी कहता हूँ कि वो ना टेस्ट करवाएँ। तो टेस्ट करवा लेने चाहिए। हुँ। जो आपका सवाल था कि नब्ज़ से कैसे पता चलता है, वो आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो नब्ज़ नहीं सिखाते। वो बेशक स्टेथोस्कोप। बेशक वो सुन रहे हों, तशख़ीस के ऊपर कुछ भी नहीं है। हकीम या हिकमत सबसे ज़्यादा जो पीछे गई है ना, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने फैमिली के अंदर ही सिखाएँ, हुँ, या जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है शागिर्द, हम कोशिश करते हैं कि जो अपना विरासत वाला इल्म है, वो उस इंसान को दो जो इसके काबिल है। तो बहुत सारे हकीम हैं जो कि इस तरह नब्ज़ नहीं सिखाते, कॉलेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। तो अच्छी तशख़ीस जो है ना, वो आपकी बुनियाद बनती है अच्छे इलाज की। सही। आपने उस्मानी साहब
बड़ी अच्छी तरफ मेरा रुख मोड़ा था, ये कह के कि वार्निंग साइन शो होना शुरू हो जाते हैं जिस्म के अंदर, बॉडी आपको वार्निंग साइन देना शुरू कर हाँ जी। देती है। मुझे ये बताएँ कि किसी शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसके दिल का प्रॉब्लम जाग रहा है, कोई दिल को उसके कोई अटैक आने वाला है या कोई इस तरह की चीज़ आने वाली है, कोई बॉडी साइन क्या देती है, वार्निंग साइन्स क्या देती है बॉडी? आज से 25 साल पहले तक जो लोग थे, उनको बड़ी आसानी से दिल के प्रॉब्लम के बारे में पता लगता था। उसकी रीज़न ये थी कि पहले जो लोग थे, उनके खाने के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल मीट होता था। मतलब वो चर्बी वाला खाना खा लेते थे या घी में बना हुआ खाना खाते थे। जी। उसकी वजह से ये होता था कि क्लोट्स आते थे हमारे दिल की शरेयानों के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता था, अंजाइना पेन होती थी, साँस फूलता था, हाथ-पाँव सुन्न होते थे, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता था। तो आसानी से आप जज कर सकते थे कि यार इसको हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी बदकिस्मती से पिछले 25 साल से डॉक्टर्स ने हमें क्या किया? हमें गुड फैट से भी दूर कर दिया। आपको शायद याद हो या ना हो कि आप अपने वालिदैन से पूछिएगा, 25-30 साल पहले से डॉक्टर्स ने मना करना शुरू कर दिया, आप देसी घी ना खाएँ, अंडा खाएँ और ज़र्दी निकाल दें। दूध पिएँ तो मलाई उतार दें। ये हकीम साहब ये क्यों, मतलब कि ये क्यों हुआ है? ये अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि गोश्त खाएँ और चर्बी साइड पे कर दें, दूध पिएँ तो मलाई उतार दें, अंडा खाएँ तो ज़र्दी साइड पे कर दें। एक्टिविटी नहीं है लोगों की। नहीं, नहीं, अभी उसकी रीज़न थी कि पहले जो रिसर्च थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन की और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमरीकी इदारा सेहत है। हुँ। ये हर 10 से 15 साल के बाद रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स के ऊपर। तो पहली जो इनकी रिसर्च थी उसके मुताबिक ये कहते थे कि दिल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो बनते ही कोलेस्ट्रॉल से हैं। अब ये रिसर्च कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी यूरोप के अंदर। वहाँ का जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे और उनके लाइफ़स्टाइल में फ़र्क है। वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो ग्लूकोज़ से बनता था। वहाँ बेकरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। हुँ। हमारे यहाँ जो पीछे 25-30 साल पहले के लोग थे वो नाश्ता करते थे पाए का, हुँ। हलवा पूरियाँ और मकई की रोटी, साग, ऊपर तड़का। अब यहाँ के जो लोग थे 25-30 साल पहले उनके पास सोशल मीडिया नहीं था। उनकी हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा थी। अगर ये कोलेस्ट्रॉल खाते थे तो ये कोलेस्ट्रॉल को बाकायदा बर्न करते डाइजेस्ट करते थे, बर्न करते थे। अब आप पूछेंगे कि यार कोलेस्ट्रॉल खाना ही क्यों है? आपका जो जिस्म की हड्डियाँ हैं वो किससे मिलके बनी हैं? अ, गुर्दे से कैल्शियम और विटामिन कैल्शियम, डी। विटामिन, आपका जो ब्रेन है वो किससे बना है? जो हमारा दिमाग, मगज़ ओमेगा है, 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। हुँ। कोलेस्ट्रॉल का आपको सिर्फ़ एक नुकसान बताया गया पिछले 25-30 सालों में कि जी ये दिल का प्रॉब्लम कर देगा और ये खून गाढ़ा कर देगा। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंशिएट ये करना है। गुड और फैट का भी एक ड्रामा है। एचडीएल गुड फैट है और एलडीएल बैड फैट है, लेकिन बैड फैट के भी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये 300 प्लस में जाके नुकसान करता है। लेकिन आज आप कार्डियोलॉजी में जाके देखें, हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट आते हैं ना, उनको तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता। हुँ। तो फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी वजह पिछले 25 साल से आपने आधी पाकिस्तान की आबादी को कुकिंग ऑयल पे शिफ्ट किया हुआ है। आपको मेरे ख़्याल से आप बहुत सारे लोगों से पूछें कि आपका खाना घी में बनता है या कुकिंग ऑयल में बनता है? 80% लोग कहेंगे कि हमारा खाना कुकिंग ऑयल में बन रहा है। अब कुकिंग ऑयल में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर? आप पाकिस्तान के अंदर पहले चीज़ लॉन्च कर देते हैं, लेकिन आपको उसका ये नहीं पता क्राइटेरिया कि वो ठीक है, मतलब उसको चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। अब पाकिस्तान के अंदर जो कुकिंग ऑयल हैं जितने भी, उनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड 45% है। अब ट्रांस फैटी एसिड को हम शॉर्ट करते हैं टीएफए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे टेस्ट करवाए थे जब ये कुकिंग ऑयल जितने भी पाकिस्तान के हैं, उनमें 45% टीएफए आया था और पूरी दुनिया में 0% है। यानी कि 0% होना चाहिए ट्रांस फैटी एसिड। अब यहाँ पे वो सिर्फ़ होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, हुँ। जो ज़ैतून का तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन। अब मुझे ये बताएँ कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपकी कितने परसेंट आबादी अफ़ोर्ड कर सकती है? मतलब महँगा है ना वो हार्डली को। वो वैसे ही हम 48% या 49% पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल। गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। अब यहाँ पे हमें ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन का मैं मशवरा दे देता हूँ, तो हुँ। मेरे ख़्याल से सुनने वाले जो होंगे 80% तो वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरे नंबर के ऊपर जो गुड फैट है, यानी कि हमारी अंडे की ज़र्दी के अंदर, हमारी दूध की मलाई के अंदर, अब वही डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से और ये गुड फैट ज़रूरी थी। हुँ। जब से लोगों ने ये छोड़ दिया, दूध पे से मलाई उतारनी शुरू कर दी, अंडों से ज़र्दियाँ निकालनी शुरू कर दी, गोश्त बगैर चर्बी के खाना शुरू कर दिया, इम्यूनिटी ख़त्म हो गई। हुँ। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है इस टाइम, आप उन लोगों को देख लें, वो मुख्तलिफ डिज़ीज़ से जल्दी मरेंगे, हार्ट अटैक से मरे ना मरें। हुँ। इसलिए पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं अब इस बात को मानने पे मजबूर हैं कि पिछले दिनों गलतियाँ हो गई, पिछले सालों में। अब आप उन नई नस्ल को आप ला रहे हैं
देसी घी की तरफ भी, आप ला रहे हैं मलाई की तरफ भी। पहले तो मुझे ये बताओ क्या देसी घी मिलता है यहाँ पे? वो चीज़ खालिस पाकिस्तान में तो सबसे पहली चीज़ है कि अफ़ोर्ड नहीं होगी, दूसरी चीज़ है अगर अफ़ोर्ड होगी, तो फिर वो खालिस नहीं होगी। तो कोलेस्ट्रॉल वाला जो एक माइंडसेट है ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। आप किसी भी डॉक्टर से जाके किसी आप हार्ट सर्जन से पूछें कि आज के टाइम में बाईपास कितने लोगों का हो रहा है, स्टंट कितने लोगों को डाल रहे हैं। तो हार्ट का प्रॉब्लम जो है ना, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है ओमेगा 3 की कमी की वजह से। ओमेगा 3 होता है मछली की स्किन के अंदर। अब स्किन के सर्दियों का अंदर। सीज़न आ रहा है, तो आपको मछली जो है ना, वो खाने का भी अंदाज़ नहीं इधर पता लोगों को। वो एक ही तेल के अंदर 2-2 मन मछली तल रहे होते हैं, और वो मछली जनाब जो है ना, वो बजाय फ़ायदे के ना, वो उल्टा कैंसर बना रही होती है। तो मछली को ग्रिल की तरह आप बना के खाएँ, स्टीम में स्टीम कर बना लें। हाँ, स्टीम में बना के खाएँ, फिर वो फ़ायदा देगी। ठीक। हकीम साहब, आपने अभी ये बात की जिस तरह के मछली के बारे में, सर्दियाँ आगे आ रही हैं। पहले तो हमें जैसे ही सर्दी शुरू होगी और ये मौसम आने वाला है, हमें स्मॉग ने तंग करना है। जी। स्मोक के हवाले से फिर हम मास्क खरीदते फिरेंगे और डिफरेंट हर बंदा खांसता फिरेगा। हमें कोई रेमेडी बता दें कि जिससे स्मॉग आने से पहले-पहले हम वो कर लें और हमारा नाक, नज़ला, ज़ुकाम और गला ना पकड़ा जाए। सबसे क्योंकि पहली बात स्मॉग के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट अब अच्छा काम तो कर रही है, एंटी हाँ स्मोक जी। गन्स वगैरह, लेकिन स्मॉग तो फिर भी बढ़ता चला जा रहा है और लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। देखिए जी, हमारे मुल्क के अंदर ये एक अलमिया है कि हम हर साल या तो सैलाब को रोकते हैं, फिर स्मोक को रोकते हैं। मतलब ये हम तैयारी करते हैं, लेकिन हम अपनी सेहत के हवाले से कोई तैयारी नहीं करते। हुँ, अभी स्टूडियो के अंदर एसी चल रहा है, एसी के अंदर एयर फ़िल्टर लगे हुए हैं। जब आपका एयर फ़िल्टर गंदा होगा तो आप क्या करेंगे? साफ करेंगे उसको। आप उसको साफ़ करेंगे, उसकी डस्ट निकालेंगे, उसको जलाएँगे तो नहीं। हुँ, हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म के फ़िल्टर लगे हुए हैं। ये जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, ये एयर फ़िल्टर का काम एयर करते हैं। फ़िल्टर का काम। अगर इनमें डस्ट आता है, एयर पोल्यूशन की वजह से जो कार्बन आता है, हमें कुदरती तौर के ऊपर क्या होगा, फ्लू लगेगा। हुँ। अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है कि खुद कार निज़ाम के तहत इन्होंने साफ़ होना है। अब वो कैसे साफ़ होना है कि ऑटोमैटिकली हमें फ्लू लगेगा, हमें नज़ला लगेगा, और ये खुद ब खुद कार्बन बाहर आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इस कार्बन को, इस फ्लू को खुद रोकने का बाइस बनते हैं, हुँ, हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एंटीबायोटिक वाले। एंटीबायोटिक आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। हुँ, उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं। गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड बैक्टीरिया हुँ, भी। गुड बैक्टीरिया वो हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हुँ, जब भी एयर पोल्यूशन आए तो 2 काम करें। मास्क तो ठीक है और गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमने खुद क्या करना है? हमने खुद ये करना है कि हमने 3 किस्म के जो हर्ब्स हैं उनका जुशांदा इस्तेमाल करना है। जी, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मुलट्ठी, मुलट्ठी। दूसरी चीज़ है आपके पास ज़ूफ़ा के फूल। ज़ूफ़ा एक जड़ी-बूटी है, ठीक उसके है। फूल आपको हर पंसार स्टोर से मिलेंगे। और तीसरी चीज़ है बनफ़शा। हुँ, अगर आपने इसका और फ़ायदा लेना है तो आप इसके अंदर उस्ते खुद्दूस को भी ऐड करें, हुँ। जिसको इंग्लिश में लवेंडर बोलते हैं। ये जो मुकव्वियात हैं, ये कैसे मिलेंगी? ये कहाँ से ये मुकव्वियात मिलेंगी? नहीं, ये हर्ब्स हैं। हर्ब्स हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये हर पंसार स्टोर से मिल हाँ। जाएँगी आपको ईज़ी। उस्ते खुद्दूस को इंग्लिश में बोलते हैं लवेंडर, इसकी परफ्यूम्स भी बनती हुँ, हैं, हुँ, सौंफ हुँ। भी बनती है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और तुर्की के अंदर और दुबई के अंदर, दुबई में ख़ास तौर पे जब रेत का तूफ़ान आता है, तो वहाँ पे जो अरब कल्चर है वो इसका कहवा बना के लाज़मी पीते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो ये चीज़ें मौजूद हैं, हमें कदर नहीं है। तो उससे कुद्दूस, ज़ूफ़ा, बनफ़शा और मुलट्ठी, सब चीज़ों को लें 10-10 ग्राम। इन चीज़ों को आप घर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और आप इनको साबुत फ़ॉर्म में भी ले सकते हैं। अब इसको आपने करना ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर इसको डाल के आपने इसको बॉयल कर लेना है। हुँ, और एक ख़्याल करना है आपने कि जब आप बॉयल करें, तो इसको ढक के बॉयल करें, इसकी स्टीम अंदर ही रहे। अंदर ही रहे। और उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे, इसकी जो स्टीम है, वो 5 मिनट के लिए आप इसको सूँघ लेंगे, तो आपके नाक में से जितना भी कार्बन वगैरह भी गया होगा, वो भी क्लींजिंग हो जाएगी। सेकंड ये कि आपका ये जो 1 लीटर का जो शांदा बनेगा या कहवा बनेगा, आप ये पूरी फैमिली भी इस्तेमाल कर सकती है, और अगर आपके मेंबर कम है घर में, तो आप इसको फ्रिज में रखें। हुँ, आपको हर बार बनाना नहीं पड़ेगा, आपने फ्रिज से निकालना है, जब पीना है आपने इसको गरम कर लेना है। गरम कर लेना। और ये आप समझ लो कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आप ये जो कहवा इस्तेमाल कर लेंगे, ये तोहफ़ा एक किस्म का पाकिस्तानी कौम के लिए। हुँ, ये जो रोते हैं कि जी हमें स्मोक की वजह से फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो गया, हमें फ़ीवर हो गया, हमारी आँखें ख़राब हो गई। तो आँखों के लिए अर्के गुलाब जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करें, उसका शावर। हुँ, और आप खुला गुलाब कहीं से भी ना लें, किसी अच्छी कंपनी का ले लें आप, हमदर्द का, करशी का, मतलब उस्मानी का। इसी तरह ये जो मैंने आपको ग्रीन टी या कहवा बताया है, ये आप स्मोक में बीमार होने का वेट ना करें।
आप पहले से ही इसको इस्तेमाल करना हुँ। शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो एयर पोल्यूशन वाला प्रॉब्लम है वो होगा ही नहीं इंशाल्लाह। हकीम साहब, अब मैं ज़रा स्कूल गोइंग बच्चों के लिए सवाल करना चाहता हूँ। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। एक तो जो हमारे स्कूल्स का निज़ाम है, वो पीछे इतना बड़ा बस्ता दे देते हैं, उसकी बच्चे की कमर भी झुकी होती है। ये तो ख़ैर एक अलहदा टॉपिक है। हुँ, लेकिन जो बच्चा है क्लास 1 से लेके क्लास आप लगा लें 7-8 तक, वो असाबी कमज़ोरी का बड़ा ज़्यादा शिकार है। उस बच्चे के लिए कोई दिमागी नुस्ख़ा, कोई ऐसा नुस्ख़ा जो वो घर में माँ-बाप उसको बना के खिला दें या कहीं से परचेज़ करके उसे खिलाएँ। तो उसके जो पढ़ाई में भी वो तेज़ हो और असाबी कमज़ोरी भी बच्चों में दूर हो। ये जो चश्मा लग जाता है, हुँ। बड़ी छोटी एज में बच्चों को चश्मा लग जाता है। मुझे भी मैट्रिक से पहले ही चश्मा लग गया था। ये क्या है वजह इसकी? फ़ारूक भाई इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम उसको शामिल कर लेते हैं एक ही जगह पे तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़। कि आपने जैसे बताया कि बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, मतलब बैग उनका इतना होता है, बेचारे वो अपना वज़न नहीं बर्दाश्त कर रहे होते जितना बैग होता है। उसकी रीज़न ये है कि हम बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं वो इस माइंडसेट से दे रहे हैं हुँ। कि बच्चा जब बड़ा होगा ना तो उसको अच्छी जॉब मिलेगी। यानी कि हमारा पहले से ही एक ज़हन बना हुआ है कि इसको नौकर बनाना है हमने। चाइनीज़ लोग जो हैं, जापानीज़ लोग जो हैं, वो अपने बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं या तालीम दे रहे हैं, वो मदर लैंग्वेज में दे रहे हैं। मदर लैंग्वेज में एजुकेशन देने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो बच्चा जल्दी पिक करता है किसी भी चीज़ को। दूसरे नंबर के ऊपर उसका क्रिएटिव माइंड होता है। हुँ। उसने खुद से कोई चीज़ इजाद करनी है, कुछ बनाना है। हमारे यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि 3 किस्म की एजुकेशन है। सुबह के टाइम बच्चे ने स्कूल जाना है, इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे उसने इंग्लिश बोलनी है। घर में उसके उर्दू या पंजाबी चल रही है। शाम के टाइम कारी साहब ने उसको अरबी में लेक्चर देने हैं। अब बच्चे को समझ नहीं आ रही होती, उसकी जो बेचारे की जितनी काबिलियत भी है ना, वो पहले 5 साल के अंदर दब जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेज़ के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर अब उसको उस तरह का ब्रेकफ़ास्ट नहीं मिल रहा, उस तरह का नाश्ता नहीं मिल रहा, वो दूध नहीं मिल रहा। अब बच्चा जितना एफ़र्ट कर रहा है, जितना दिमाग से काम ले रहा है, उसके मुताबिक ना उसको नाश्ता मिल रहा है, ना वो ग़िज़ा मिल रही है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये आ रहा है कि उनको टाइम के ऊपर जो खुराक मिलनी खाना चाहिए नहीं। या फ़िज़िकल एक्टिविटी वो भी नहीं है। अब बंद घर हैं 3 मरले के, 5 मरले के, 10 मरले के, बच्चे ने सुबह स्कूल से और आना है। सबसे बड़ी बात ये जो आप कर रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर भी प्लेग्राउंड्स नहीं है। हाँ जी, सरकारी छोटी-छोटी स्कूलों में बिल्डिंग्स। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले जो है ना एक तो तालीमी निज़ाम आपका एक होना हुँ। चाहिए। मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो तालीमी निज़ाम है उसकी वजह से जो आपके क्लैश बनता है पब्लिक के अंदर भी ना, आपकी सोच डिफरेंट है, मेरी सोच डिफरेंट है। तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर अदम बर्दाश्त आ रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर जब नाश्ता नहीं करते बच्चे और उनके ऊपर बर्डन स्टडी का इतना ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से बच्चा फिर क्या होता है कि वो उसकी नशो-नुमा भी रुकेगी, आईसाइट भी वीक होगी, सारी चीज़ें उसकी, बच्चा डिग्री तो ले आएगा, बच्चा पढ़ भी लेगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर आएगा, वहाँ पे वो क्या होगा, अंडर प्रेशर हो हुँ। जाएगा। आईसाइट भी वीक होगी, वो बेचारा फाइट नहीं कर सकता अब दुनिया के अंदर। माँ-बाप करें क्या है इसमें? माँ-बाप को चाहिए सबसे पहले बच्चे के ऊपर एक तो बर्डन ना डालें हुँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा कि कैम्ब्रिज तालीम बहुत अच्छी है, बच्चे हुँ। के ऊपर इतना बर्डन ना हो। बाकी माँ-बाप को चाहिए कि बच्चा बेशक एक दिन उसकी छुट्टी ग़ज़ा कर के ले। हवाले से। ग़िज़ा जो हुँ, है सुबह के टाइम ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए। अब वो किन चीज़ों के अंदर, अब कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास मोबाइल है, गूगल पे सर्च करें, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी इस टाइम पूरी दुनिया पे कंट्रोल किसका है? यहूदियों का। देखो। इसराइल या यहूदी इस टाइम कितने परसेंट हैं? आपको पता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन हैं, वो किस किस्म का ब्रेकफ़ास्ट लेती हैं? ओमेगा 3 वाला। हुँ, वो नट्स और ड्राई फ्रूट और मैथमेटिक्स यानी कि हिसाब-किताब के जो मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं, वो उनके ऊपर उनकी तवज्जो होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि माँ जिस टाइम बच्चे का नाश्ते का टाइम होगा, या तो वो सोशल मीडिया में लगी होगी या वो टिकटॉक में लगी होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन, बच्चों को भी मोबाइल पकड़ाया होता है और बहुत सारे माँ-बाप ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा बच्चा उस टाइम तक खाना नहीं खाता जब तक हम उसको मोबाइल नहीं देते। हुँ। उसको मोबाइल देते हैं, तो फिर वो खाना खाता है। हमें चाहिए कि अगर बच्चा खुदा ना ख़ास्ता घर में अगर कोई सिगरेट ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? मैं कहता हूँ आपके घर के सिस्टम का, आपके माँ-बाप का। तो कुछ चीज़ें हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ख़राब होती हैं, तो हमें चाहिए कि जो घर में बड़े हैं ना, उन सबको चाहिए कि बच्चों को टाइम दें 1 घंटा रोज़ाना। हुँ। उनको ये समझाएँ कि बेटा देखो, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, ये आपका टाइम होगा 1 घंटा या आधा घंटा। आपने ये इस्तेमाल करना है, मोबाइल आप करो, लेकिन उसके बाद आप टाइम सेट करें बच्चों हुँ, के कि आपका ये खाने का टाइम है, ये आपके नाश्ते का टाइम है, सुबह के टाइम
15 बादाम की गिरियाँ जो रात को आपने पानी में भिगोई होंगी, सुबह छील के आपने वो देनी है। 1 कप दूध हो जाए, उसके अंदर ये ग्राइंड करनी है और साथ आपने 7 दाने किशमिश के। इसके साथ क्या होगा, किशमिश के साथ अनीमिया नहीं होगा, आयरन की कमी नहीं होगी, ओमेगा 3 आपको बादाम से मिल जाएगी और 1 सेब, ये आपका ज़बरदस्त नाश्ता है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप हर बच्चे को रोज़ाना 1 अंडा, अब सर्दी के अंदर अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं देसी घी, तो 1 अंडा हाफ़ फ्राई करना है जिसमें ज़र्दी बहती हुई होती है, मतलब थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है। रनिंग फॉर्म। हाँ जी, जब वो ज़र्दी को आप उल्टा-सीधा करके जला देते हो, उसमें ओमेगा 3 ख़त्म हो जाता है। विटामिन ई भी ख़त्म हो जाता है। तो विटामिन ई और ओमेगा 3 किसमें मिलेगा आपको? कंप्लीट अंडे के अंदर, बहती हुई ज़र्दी के अंदर। हाफ हाँ फ्राई। जी, हाफ़ फ्राई या हाफ़ बॉयल, हाफ बॉयल। ठीक, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। इसके अलावा 1 कप दूध हो जाएगा बच्चे के लिए, 1 सेब हो जाएगा, 15 बादाम की गिरियाँ जो रात को भीगी होंगी और इसके साथ किशमिश। इसी तरह कुछ माँ-बाप होते हैं, वो कहते हैं जी बच्चा जो है ना वो दूध पीता है, मीठा मतलब कह लें, वो मायोनीज़ वगैरह डाल लेते हैं और भी काफ़ी चीज़ें डाल दूध लेते में? हैं। हाँ जी, हमारे पास लोग आते हैं, वो अजीबो-गरीब तजर्बे कर रहे होते हैं। जापानी फल के मिल्क शेक बना रहे हैं लोग। ओहो! अब मुझे ये बताओ कि जापानी फल का क्या ताल्लुक है मिल्क शेक इसके के साथ। साथ? वो अभी वैसे ही नहीं खाया जाता? यूट्यूब के ऊपर ऐसे-ऐसे टोटके मिलते हैं कि वो दूध के अंदर जनाब वो फ़लूदे बना रहे हैं और क्या कुछ। इसकी वजह से बच्चों के अंदर वो डिज़ीज़ आ रही हैं जो कभी नहीं सुनी थी हमने। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि खजूर का मिल्क शेक, अगर आपने चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध देना है, तो बच्चे को आप खजूर का टेस्ट दें। खजूर का टेस्ट आप देना शुरू करेंगे, देखें टेस्ट डेवलप होता है 3 साल की उम्र में। अगर आपने वहाँ पे टेस्ट डेवलप कर दिया, तो आगे जाके बच्चा जो होगा ना, वो इंशाल्लाह हर चीज़ खाएगा। अभी लोग कहते हैं जी बच्चा खजूर नहीं खाता, वो बड़ा कीमा नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता, कलेजी नहीं खाता। तो आपने आदत डालनी थी ना। जब माँ-बाप ने आदत ही नहीं डाली होगी, तो वो कैसे खाएगा? ठीक। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमने एक पॉडकास्ट किया है, जेनेरिक से लेके हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। हमारे साथ मौजूद थे मतलब उस्मानी के हकीम साहब और हमने इनसे अ, एक हिकमत के बारे में हिस्ट्री जानी और असाबी कमज़ोरी के बारे में हमने इनसे जाना। फिर हमने इनसे स्मोक के बारे में, कहवा और इनके जो नुस्खे हैं, जो जैद नुस्खे हैं, जो ये किसी को नहीं बताते, वो इस पॉडकास्ट में इन्होंने हमें बताए। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।